अब हम यहाँ पर देखेंगे संघवाद क्या है। तो आप यदि पिछले अध्याय पर भी देखें, गौर करें, तो आपको याद होगा कि बेल्जियम के संविधान में बदलाव किया गया था। उसमें केंद्रीय जो शक्ति थी उसमें क्या हुआ था, आपको याद यदि हो तो फ्रेंच और डच दो बहुभाषी जो वहां थे और दोनों में विवाद की स्थिति थी। तो दोनों ने अंततः समझौता कर लिया कि आधे मंत्री तुम्हारा होगा, आधा मंत्री तुम्हारा होगा, और इस तरह इस समझौते से दोनों का काम चल गया और किसी भी तरह का विवाद नहीं हुआ। उन्होंने समाधान अपनाया सुलह करके। और उससे पहले भी देखें तो बेल्जियम में प्रांतीय सरकार को भी कुछ अधिकार दे दिए गए थे। और प्रांतीय अधिकार कैसे हुआ, जैसे कि कोई केंद्र है और कोई राज्य अपने यहाँ, तो राज्य को आप प्रांत समझ सकते हैं। तो यहाँ पर आप ये समझ लें कि कुछ अधिकार राज्य के पास होती है और कुछ अधिकार केंद्र के पास होती है। अच्छा, तो वहां जो है केंद्र के द्वारा प्रांत को कुछ अधिकार दे दिए गए थे और ये अधिकार सरकार वापस ले सकती थी, ऐसी स्थिति थी। लेकिन 1993 में वहां बदलाव हुए और संवैधानिक दृष्टि से प्रांतों को अधिकार दे दिए गए। प्रांतीय सरकार को जो अधिकार मिला उसके बाद इस नए अधिकार से अब वह केंद्र पर निर्भर नहीं रह गया था और बेल्जियम एकात्मक शासन वहां पहले था बेल्जियम में। और उसके बाद जब वो प्रांत को अधिकार दे दिए, प्रांत को भी कुछ अपना अधिकार हो गया, तो फिर बेल्जियम ने, हम यह कह सकते हैं कि एकात्मक शासन की जगह संघात्मक शासन को अपनाया, संघीय स्वरूप को उन्होंने अपनाया। वहीं यदि श्रीलंका का उदाहरण देखें तो वहां भी समस्या थी, लेकिन उन्होंने कुछ किया नहीं किया। और एकात्मक शासन का उदाहरण श्रीलंका आज भी बना हुआ है। और एकात्मक शासन में क्या होता है कि केंद्र सरकार के पास सारे अधिकार रहते हैं और वही संघात्मक शासन व्यवस्था में जो राज्य होते हैं उसके पास भी अधिकार होते हैं। तो श्रीलंका में तमिल नेता चाहते थे कि उसे भी जो है जगह मिले, स्थान मिले, या वो लोग कहते थे कि हमको अलग ही देश बना के दो। और संघीय शासन का अगर हम कहें एक तरह से तो वो डिमांड कर रहे थे, लेकिन श्रीलंका ने उसकी मांगों को नहीं माना। और यदि आप सरल अर्थों में समझें तो संघीय शासन व्यवस्था में दो स्तर की सरकारें होती है, एक केंद्र के स्तर पर और एक राज्य के स्तर पर। जो पूरे देश में महत्वपूर्ण विषय होते हैं उसे राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित किया जाता है और वह केंद्र के पास रहता है। और जो कम महत्व का रहता है विषय, जो इंसान के, व्यक्ति के, वहां के नागरिकों के रोज के जीवन से जुड़ा हुआ विषय होता है, वह राज्य के पास होता है। और दोनों सरकार का अपना स्वतंत्र अस्तित्व रहता है, दोनों का महत्व होता है। और इस संघात्मक शासन व्यवस्था में आप यहाँ पर ये पिक्चर देख सकते हैं, और जितना ही लाल कलर में है सब में संघात्मक शासन व्यवस्था है। और आप कह सकते हैं कि दुनिया में भी 193 देश है, तो 40% जनसंख्या वहां बसती है और उसमें 25 से अधिक देशों में जो है संघीय शासन व्यवस्था है। और दुनिया में दोनों तरह की संघीय शासन व्यवस्था अपनाई जाती है, कहीं कहीं एकात्मक शासन व्यवस्था और कहीं संघीय शासन व्यवस्था। तो इसके बाद यदि हम देखें तो संघात्मक शासन व्यवस्था और एकात्मक शासन व्यवस्था दोनों एक दूसरे के उलट है, विपरीत है। एकात्मक शासन व्यवस्था में शासन का एक ही स्तर होता है और उसके अंदर जो इकाई होती है उसके अधीन, वो केंद्र के अधीन होकर काम करती है, उसके आदेश का उन्हें पालन करना पड़ता है। पर संघीय शासन व्यवस्था में केंद्रीय सरकार अलग, राज्य सरकार को अलग। राज्य सरकार को वो जबरदस्ती आदेश देकर काम नहीं करवा सकती, नहीं ये काम करना होगा। लेकिन एकात्मक शासन में यूनिट राष्ट्र एक होता है और अपने नीचे अधीनस्थ इकाइयों को वो आदेश देता है, उसका पालन होता है। लेकिन संघीय स्तर पर ऐसी बातें नहीं होती है। राज्य सरकारों के पास भी संविधान उसे कुछ अधिकार देती है और इसके लिए वो केंद्र सरकार के प्रति जवाबदेह नहीं होता है। हम यह कह सकते हैं यहाँ पर कि दोनों संघवाद में, संघीय स्तर की सरकार में राज्य के पास भी शक्ति होती है, वह केंद्र के अधीन होकर रहकर काम नहीं करती है। अब हम यहाँ पर संघीय शासन व्यवस्था की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं को देखते हैं। तो इसके विशेषताओं के रूप में हम कह सकते हैं कि संघीय सरकार जहां होती है, जहां संघीय व्यवस्था होती है, वहां दो या अधिक स्तर वाली सरकार होती है। दो स्तर पर या उससे अधिक भी हो सकती है। और हर स्तर पर जो है अलग अलग सरकारें तो होती है, लेकिन नागरिक एक ही होती है।
एक ही नागरिक समूह पर दोनों शासन करती है। जैसे कि यदि आप बिहार के हैं, यहाँ की किसी जिले के, तो आप पर बिहार सरकार का भी नियंत्रण है और भारत सरकार का भी, केंद्र का भी। तो उसी तरह आप यह समझ लें कि कहीं भी, जहां कहीं भी संघीय व्यवस्था है, तो वहां कोई भी नागरिक समूह है, उस पर दोनों कानून लागू करती है, दोनों का नियंत्रण रहता है। और केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कर वसूलने, टैक्स लगाने का उसको अधिकार है, और दोनों का अपना अपना अधिकार क्षेत्र उस पर होता है। तीसरा देखें तो जो भी अधिकार है राज्य सरकार के अथवा केंद्र सरकार के, तो वह संविधान में स्पष्ट रूप से लिख दिए गए हैं, और ताकि किसी तरह का कोई विवाद की स्थिति नहीं हो। केंद्र का अस्तित्व है तो फिर राज्य का भी अपने आप में अस्तित्व बना रहे। अच्छा, कोई भी प्रावधान और संविधान जो लिखी गई है वह कोई अकेले नहीं बदल सकती है, बल्कि दोनों स्तर की सरकारें जब सहमत हो जाए किसी बिंदु को बदलने के लिए, संघ सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की, तभी वो संविधान बदला जा सकता है। और अदालत को सरकार के कानून जो लागू करते हैं इसका व्याख्या करने का अधिकार होता है। यदि लगे कि किसी तरह का दोनों में विवाद है संघ सरकार और राज्य सरकार के बीच, तो सर्वोच्च न्यायालय वहां पर समाधान करता है, उसमें अपनी भूमिका निभाते हैं। और आप यहाँ पे यह भी समझ लें कि न्यायालय जो है वह स्वतंत्र होती है और संविधान की व्याख्या वो करती है। अच्छा, वित्तीय स्वायत्तता के लिए जो है दोनों का अपना अलग अलग स्रोत है। कैसे वो टैक्स लगाएगी, कहां से वो धन लाएगी, राज्य सरकार का अलग बजट होता है और केंद्र सरकार का फिर अलग बजट होता है। संघीय व्यवस्था के दोहरे उद्देश्य हैं। इसमें क्या है, तो केंद्र के स्तर पर जब हम देखते हैं तो पूरे राष्ट्र की सुरक्षा करना और उसे बढ़ावा देना, साथ साथ क्षेत्रीय जो विविधता है, हर एक राज्य के हर एक क्षेत्र का अपना अपना विशेषता है। तो एक तरफ देखते हैं कि पूरे देश का कल्याण करना, पूरे देश का शांति और सुरक्षा स्थापित करना। दूसरी ओर अगर हम देखें तो जितनी भी राज्य हैं सबका सम्मान करना, उनके यहाँ जो क्षेत्रीय विविधता है, जो उसके उस एरिया का जो विशेषता है उसका भी सम्मान होता है। यही कारण है कि संघीय शासन व्यवस्था को अच्छा माना जाता है और दोनों का कामकाज का भी स्पष्ट रूप से बंटवारा कर दिया गया है। सत्ता का बंटवारा भी जो है सहमति से होता है और एक दूसरे पर भरोसा भी होता है। आप देखते होंगे जब सरकार बदलती है तो कानून उसे जो है वोट देती है, बहुमत आया, फिर सरकार बदल गया, लेकिन सरकार जब बदल गया जिसको आता है वो आराम से जो है सत्ता हस्तांतरित कर देते हैं और ऐसी कोई दिक्कत भी नहीं होती है। और सबसे बड़ी बात यहाँ यह भी है कि दोनों संघ सरकार, राज्य सरकार दोनों आपसी भरोसे पर, आपसी सहमति के साथ सरकार चलाते हैं। और संघीय शासन व्यवस्था में भी हर देश की स्थिति एक जैसी होगी यह नहीं कहा जा सकता, या इस पर कई एक कारक है जिस पर यह निर्भर करता है। जैसे कि संघ की स्थापना किस ऐतिहासिक संदर्भों में हुई, इस पर भी निर्भर करता है। और संघीय शासन व्यवस्था की बात करें तो यह आमतौर पर दो तरीके से गठित की जाती है। पहला तरीका है कि कई एक राष्ट्र स्वतंत्र राष्ट्र हैं और सभी मिलकर एक इकाई का स्वरूप ग्रहण करते हैं। इसमें दोनों राष्ट्रों का अपना, या कई राष्ट्रों का अपना अपना महत्व भी है, अपना अपना पहचान भी रहेगा और सभी में खुशहाली रहेगा, और लेकिन सभी एक झंडे के तले रहेंगे। अपनी खुशहाली बढ़ाने का जो है हर किसी को रास्ता अख्तियार करने का अधिकार रहता है। और जैसे कि आप यहाँ पर इसका उदाहरण के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका को ले सकते हैं, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इन सारे देशों को ले सकते हैं कि और ये सारे संघीय व्यवस्था वाले देश का उदाहरण है। और यहाँ पर केंद्र के साथ साथ हर प्रांत को अपने विशेष अधिकार हैं, बल्कि कहें तो केंद्र से ज्यादा अधिकार प्रदेश को प्राप्त होते हैं। यह एक स्वरूप हुआ कि कई प्रदेश मिले, कई राष्ट्र मिले और एक झंडे तले आए और सबों का विशिष्ट पहचान भी रह गया और सामूहिक रूप से काम भी हुआ, बड़ा एक इकाई भी बन गया। तो लेकिन वहीं संघीय शासन व्यवस्था के गठन का एक दूसरा तरीका भी है। जहां कोई बड़ा देश है, तरह तरह की विविधता है, तो सभी विविधता का सम्मान करते हुए अलग अलग राज्य
का गठन कर देना। और इसके उदाहरण के रूप में हम अपने भारत को, बेल्जियम को, स्पेन को रख सकते हैं, जहां की स्थानीयता के आधार पर, क्षेत्रीयता के आधार पर स्वतंत्रता दी गई। आप कह सकते हैं कि कोई बड़ा इकाई है, उसको शासन सुविधा की दृष्टि से आंतरिक विविधता का सम्मान करते हुए उसको अलग अलग अधिकार दे देना। और आपने देखा कि भारत, बेल्जियम, स्पेन, इन सब देशों को इस श्रेणी में हम रख सकते हैं। यहां पर इन सबों के साथ साथ यह भी ध्यान रखने की जरूरत है कि यदि किसी विशेष राज्य को विशेष जरूरत, विशेष आवश्यकता की जरूरत होती है, तो उसे विशेष आवश्यकता भी दिया जाता है, विशेष राज्य का दर्जा भी दिया जाता है, विशेष सुविधा उस राज्य को दिया जाता है। इसके बाद यहाँ पर आप ये कुछ टिप्पणी देख सकते हैं कि कैसे नेपाल का नागरिक है और वे लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो वहां पर खगराज नाम का आदमी बोलता है कि मुझे संघीय व्यवस्था पसंद नहीं है, क्योंकि यदि संघीय व्यवस्था की वाली बात हो जाएगी, नेपाल में संघीय व्यवस्था नहीं है, और वो कह रहा है यदि हमारे यहाँ संघीय व्यवस्था हो जाएगी तो सीटों को आरक्षित करना पड़ेगा, तो किसी के अधिकारों में कसौटी होगी। तो वहीं फिर मीता बोलता है कि जो है हमारा देश तो कोई बड़ा नहीं है, तो हमें संघ की जरूरत ही नहीं है, छोटा देश है, तो बड़ा देश में जरूरत पड़ता है। तो फिर वहां पे बाबूलाल, तो वो कहता है कि नहीं, अगर संघ होता तो अच्छा होता। उसका अपना विचार है कि तराई क्षेत्र जो नीचे का इलाका है, वहां अगर अलग राज्य सरकार बन जाता तो उन लोगों को ज्यादा स्वायत्तता होती, अपने अनुकूल वो निर्णय कर पाता। उसी परिचर्चा में राम गणेश नाम का भी एक आदमी आता है। राम गणेश कहता है, राम गणेश, कि मुझे संघीय व्यवस्था पसंद है, क्योंकि यदि ऐसा होता तो क्या होगा, कोई न कोई तो अधिकार का इस्तेमाल करेगा, और जो अधिकार का इस्तेमाल राजा करता है वहां पर वो निर्वाचित प्रतिनिधि करेंगे। आप इस वार्तालाप के माध्यम से, इस विवर्स के माध्यम से आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि किसी भी व्यवस्था को लेकर सबों का अपना अपना राय हो सकता है। आप भी अपना राय यहाँ पर प्रकट कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि आप संघीय व्यवस्था को पसंद करते हैं या नहीं करते हैं, या आप इसके बारे में क्या सोचते हैं।